everybody, welcome back to our YouTube channel. Let's continue our discussion on Unit 2 of Indian Contract Act 1872. कंसीडरेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। कंसीडरेशन का मतलब समझा था, उसकी डेफिनेशन को ब्रेक डाउन किया था और एनालाइज किया था। उसके बाद में लीगल रूल्स ऑफ कंसीडरेशन पढ़े थे। 8 ऐसे रूल्स पढ़े थे, ऐसे एलिमेंट्स पढ़े थे जो कि कंसीडरेशन में होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो एक वैलिड कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। उन पॉइंट्स को हमने पढ़ा था, समझा था और रिवाइज भी किया था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कंसीडरेशन के बारे में और कौन सी बातें हैं जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई हैं, जो कि कंसीडरेशन में सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं हमारे इस डिस्कशन पर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट 1 में हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। उनमें से एक पॉइंट था कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का होना ज़रूरी है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। एंड देन जब हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे थे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? जनरली कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसीडरेशन आर वॉइड, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं है तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वॉइड अग्रीमेंट है, टू बी मोर स्पेसिफिक। तो वो एक जनरल रूल था, यानी कि जनरली अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और अगर लॉ में एक्सेप्शंस ना हो तो लॉ कैसा? ठीक है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई तो स्कोप छोड़ा जाना चाहिए, कुछ एक्सेप्शंस का, उन सारी बातों का जहाँ पर कंसीडरेशन नहीं है फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराया जा सके। तो वही एक्सेप्शंस हम आगे पढ़ने वाले हैं। वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। द जनरल रूल इज दैट एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। ठीक है, a contract may only be enforceable when consideration is there. However, Indian Contract Act contains certain exceptions to this rule. यहाँ पर exceptions दिए हुए हैं। In the following cases, the agreement, though made without consideration, will be valid and enforceable. अग्रीमेंट में भले कंसीडरेशन नहीं है फिर भी वो क्या माना जाएगा? वैलिड एंड एनफोर्सिबल माना जाएगा। ऐसे कुछ केसेस हमें पढ़ने हैं, तो पढ़ते हैं। वो पहला केस कौन सा है? पहला केस है कंप्लीटेड गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट के केस में कंसीडरेशन ना हो तो भी चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, स्वीटू जो है हमारे, स्वीटू ने स्वीटी को कार गिफ्ट की। ठीक है, अपनी कार स्वीटी के नाम कर दी, रजिस्टर कराई स्वीटी के नाम पे। ठीक है, यहाँ पर स्वीटी की तरफ से कोई कंसीडरेशन मूव नहीं किया है, स्वीटी कोई पैसे नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है, तो यहाँ पर कंसीडरेशन तो है ही नहीं। लेकिन क्या ये जो अग्रीमेंट हुआ है स्वीटू का स्वीटी के पास में कि मैं अपनी कार जो है वो तुम्हें दूंगा या फिर मैं एक नई कार तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, ये जो अग्रीमेंट हुआ है क्या ये एनफोर्सिबल है? क्या इसकी वैलिडिटी है लॉ में? वो लीगली वैलिड है? बिल्कुल है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है जनरल रूल का। यानी कि कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट आपने दिया है, तो वहाँ पर कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं है। या फिर सलमान ने कैटरीना को एक फ्लैट गिफ्ट किया, फ्लैट उसके नाम किया, तो यहाँ पर कैटरीना की तरफ से सलमान खान को कोई कंसीडरेशन नहीं गया है, लेकिन फिर भी ये एक पूरी तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। या फिर अगर किसी मदर ने या फिर किसी फादर ने अपने सन या डॉटर को अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दिया, बेटी के नाम कर दी एज अ गिफ्ट, तो वहाँ पर ये जो अग्रीमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा, ये एनफोर्सिबल माना जाएगा, इवन दो देयर इज नो कंसीडरेशन मूविंग फ्रॉम द अदर पार्टी। तो पहला हमारा एक्सेप्शन है एकदम सिंपल सा, कंप्लीटेड गिफ्ट की। गिफ्ट के केस में जो नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, चैरिटी कंसीडरेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि अगर आप चैरिटी कर रहे हो, दान धर्म कर रहे हो, फिलैंथ्रोपी कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर भी कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने
एनजीओ में जाकर कुछ अमाउंट डोनेट किया, या फिर आपने कुछ फर्नीचर या वॉटएवर कोई एसेट वहाँ पर आपने गिफ्ट की, तो वो जो है वहाँ पर कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं है एनजीओ की तरफ से, या फिर वो जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी तरफ से आपको कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं है, और ये पूरी तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो सेकंड हो गया हमारा चैरिटी, पहला क्या हमने पढ़ा, गिफ्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट का एक सिंपल सा मतलब होता है जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी कोई भी मूवेबल एसेट यानी कि कोई भी चीज़ दूसरे पर्सन को दे, या तो उसको यूज़ करने के लिए, मान लो स्वीटू ने, ठीक है, स्वीटू ने स्वीटी को अपनी बुक्स, ठीक है, बुक्स यूज़ करने के लिए दी, स्वीटी को चाहिए थी, उसको पढ़ना था, नॉवेल्स थी, ठीक है, नॉवेल्स थी, स्वीटू ने स्वीटी को दी कि पढ़ के वापस दे देना। तो ये क्या माना जाएगा, इसे बेलमेंट कहा जाता है। या फिर अगर मान लो आप गए, आपके पास में कुछ गोल्ड पड़ा था जिसकी आपको ज्वेलरी बनानी थी, आप ज्वेलर के पास में गए और आपने अपनी वो ज्वेलरी दी, अपना वो गोल्ड दिया और कहा कि मुझे ज्वेलरी बना के दे देना। तो यहाँ पर उन जो एसेट्स हैं, वो जो गुड्स हैं, उन पर कुछ वर्क करके वो पर्सन आपको वापस दे देगा, तो ये बेलमेंट है। या फिर आप किसी बुटीक पर गए, आपने कोई फैब्रिक लिया और उस बुटीक वाले को दिया कि मुझे ये ड्रेस बना के दो, तो ये भी बेलमेंट है। जब आप अपनी कोई भी गुड्स किसी पर्सन को देते हैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए, कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए, किसी पर्पस के लिए, और जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो जो गुड्स हैं या तो आपको वापस कर दिए जाएंगे या फिर आगे आपके डायरेक्शन पर उन्हें डिस्पोज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने कुरियर से अपने फ्रेंड को कोई केक भेजा, ठीक है, आपने कुरियर कंपनी को वो केक दिया और आपने कहा कि आगे इस केक को भेज देना पूरा पैक करके ठीक से, ठीक है, तो ये भी बेलमेंट है। यहाँ पर वो कुरियर कंपनी क्या करी, आगे आपके फ्रेंड को ये जो गुड्स हैं वो पहुँचा रही है। तो बेलमेंट का मतलब होता है जब कोई गुड्स किसी एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को दिए जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा वो पर्सन या तो आपको वो गुड्स वापस कर देगा, या तो आपकी डायरेक्शन पर आपने जैसा इंस्ट्रक्ट किया है उसके हिसाब से उसको आगे डिस्पोज कर देगा। तो ये होता है बेलमेंट। बेलमेंट में कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर स्वीटी को अपनी बुक्स दे रहा है कि पढ़कर वापस दे देना, ठीक है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, स्वीटी को वापस से बुक्स पढ़कर वापस देनी पड़ेगी, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। भले ही स्वीटी की तरफ से स्वीटू को कोई कंसीडरेशन नहीं गया है, बुक्स पढ़ने के लिए जब दी गई तो स्वीटी ने पैसे नहीं दिए बदले में, लेकिन फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो बेलमेंट जो है वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होता है। डेफिनेशन क्या है? बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। कोई गुड्स जो है एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, किसके लिए, किसी पर्पस के लिए। दिस डिलीवरी इज मेड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट पोस्ट अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस द गुड्स विल ईदर बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। यानी कि ये जो डिलीवरी की जाती है वो किस कॉन्ट्रैक्ट पर की जाती है या किस इंटेंशन से की जाती है, इस इंटेंशन से की जाती है कि जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में ये गुड्स जो है या तो क्या हो जाएंगे, रिटर्न कर दिए जाएंगे, या फिर फर्दर डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे। कैसे? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। यानी कि स्वीटू जो है, स्वीटू की डायरेक्शन पर या तो उसे फिर से रिटर्न कर दिए जाएंगे या फिर आगे डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे। यानी कि मान लो स्वीटू के किसी फ्रेंड को देने हैं तो स्वीटी दे देगी। तो बेलमेंट में ये होता है कि कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी पर्सन को ऐसे ही अपना कोई भी ड्रेस या फिर अपनी कोई गाड़ी या फिर कोई भी सामान दे रहे हो और वो यूज़ करके आपको वापस दे देगा, तो ये क्या है, ये ग्रेचुइटियस बेलमेंट है। यानी कि आपने किसी की हेल्प करने के हिसाब से बेलमेंट किया है, तो यहाँ पर कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं है। कंसीडरेशन नहीं होने पर भी वो एक पूरी तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट माना जाता है। नो कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट में कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
सेक्शन 148 में बेलमेंट को डिफाइन किया हुआ है। सो नो कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बात समझ में आई? अगर आप अपने गुड्स की डिलीवरी किसी और पर्सन को कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और आगे डायरेक्शंस क्या है? डायरेक्शन ये है कि जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में या तो वो गुड्स आपको रिटर्न हो जाएंगे या फिर आपकी डायरेक्शन पर फर्दर वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। तो ऐसे में बेलमेंट में कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बेलमेंट होता क्या है। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, एजेंसी। अब एजेंसी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिलेशन दिया हुआ है प्रिंसिपल और एजेंट का। एजेंसी का पूरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अब सी इंटर लेवल पर आता है अभी और बाद में फाउंडेशन पर आ जाएगा। तो एजेंसी जो है उसमें होता ये है कि अगर दो लोगों के बीच में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? प्रिंसिपल एजेंट। अगर एजेंसी है तो दो लोग होंगे, उसमें एक पर्सन प्रिंसिपल होगा, दूसरा एजेंट होगा। प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया होगा। क्यों अपॉइंट किया होगा? कुछ ना कुछ काम करने के लिए, किसी ना किसी पर्पस से एजेंट को उसने अपॉइंट किया होगा। तो ये जो एजेंट है वो अपने काम से, अपने किसी भी वर्क से, अपने किसी भी एक्ट से प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल जो है ये पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ए ने बी को अपने यहाँ पर जॉब पर रखा हुआ है, एम्प्लॉय। बी एम्प्लॉय था, जॉब कर रहा था। उसके बाद में ए ने बी को अपना एजेंट भी बना दिया। क्या बना दिया? एजेंट। कि तू मेरे बिहाफ पर बिजनेस से रिलेटेड लोन ले लिया कर। अब मान लो बी ने बिजनेस से रिलेटेड कोई लोन लिया तो क्या बी उसको पे ऑफ करने के लिए लायबल होगा? बिजनेस किसका है? बिजनेस है ए का, तो लायबल कौन होगा? ए ही होगा ना। प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन में ऑल इन ऑल सिर्फ ये समझ लो कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन ऐसा होता है कि एजेंट अपने एक्ट से प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है, यानी कि जो भी काम एजेंट करेगा उस एजेंसी से रिलेटेड, उसके लिए प्रिंसिपल जो है वो लायबल हो जाता है। यानी कि अगर एजेंट ने कोई लोन लिया तो उसके लिए रीपे करने के लिए लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। आई बात समझ में? अगर इसने कोई सेल की है तो उन सेल के लिए लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। तो एजेंसी के केस में भी कंसीडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि अगर आप एजेंट को अपॉइंट कर रहे हो तो आपको कंसीडरेशन देना ज़रूरी नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यानी कि अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एजेंट अपॉइंट किया है लेकिन यहाँ पर कोई कंसीडरेशन नहीं है, फिर भी वो पूरी तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, एजेंसी। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कंप्लीटेड गिफ्ट, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा चैरिटी, तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा बेलमेंट एंड चौथा पॉइंट हमने पढ़ा एजेंसी। लेट्स कम टू फिफ्थ पॉइंट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या है? आपसी प्यार एंड अफेक्शन, यानी प्यार दुल्हार, उन सब में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है भावुक होकर अपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी तो क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ के नाम पर कर देगा और फिर हस्बैंड मुकर जाए तो क्या वाइफ केस फाइल कर पाएगी हस्बैंड के ऊपर कि इसने प्रॉमिस किया था कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगा लेकिन अब कर नहीं रहा है? तो क्या ये केस फाइल कर पाएगी, सूट फाइल कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। कैसे? आगे दी गई अगर 4 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो फिर वाइफ जो है वो केस फाइल कर पाएगी, अगर नहीं हो रही है तो फिर नहीं कर पाएगी। कौन सी है वो 4 कंडीशंस देखते हैं। If the following conditions are fulfilled together, then a consideration is not essential for validity of contract. पहला, it must be made out of natural love and affection between the parties. कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे बना होना चाहिए?
आपसी प्यार के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए, आउट ऑफ लव बना होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं था तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, यानी कि अजनबी के साथ में आपने ऐसा कोई अग्रीमेंट कर लिया है तो वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंडर आकर नहीं किया गया है और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो पहली बात नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। दूसरा, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। क्या होना चाहिए? आपस में पास का रिलेशन होना चाहिए, नियर रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, पेरेंट एंड चाइल्ड, ये सब पास की रिलेशन है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने, ठीक है, मिस्टर, ये है मिस, ठीक है, नियर रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो मिस्टर ए के पड़ोस में रहती है एक मिस बी, ठीक है, ये नियर रहती है और ये दोनों रिलेशनशिप में है, तो क्या ये नियर रिलेशनशिप है? क्या नहीं है। आपस में आपका जो रिलेशन है वो नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसे रिलेशंस में आप ये वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या है? नियर रिलेशनशिप है। मदर एंड चाइल्ड का या फिर पेरेंट या चाइल्ड का जो रिलेशन है वो नियर रिलेशन है। तो नियर रिलेशन होना ज़रूरी है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना ज़रूरी है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना ज़रूरी है, जो आपका प्रॉमिस है वो राइटिंग में होना ज़रूरी है। उसके अलावा रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, यानी कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपका ये जो राइटिंग में आपने लिखा है उसको आप रजिस्टर करा के आओगे, प्रॉपर स्टाम्पिंग होनी चाहिए। तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, एनफोर्सिबल माना जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है? इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। आप एक केस स्टडी पढ़ेंगे और उसमें आप पढ़ेंगे कि एक पर्सन था और उसकी वाइफ ने उसको कहा कि मेरे 30th बर्थडे पर मैं कुछ अमाउंट स्पेंड करना चाहती हूँ और तुम मुझे क्या करो, तुम मुझे एक प्रॉपर राइटिंग में लिख कर दो कि तुम मुझे एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन सम ऑफ मनी मेरे बर्थडे पर पे करोगे खर्च करने के लिए। अब यहाँ पर उसके हस्बैंड ने राइटिंग में लिख कर दिया और उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी कराया, लेकिन वहाँ पर आंसर ये दिया हुआ है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एनफोर्सिबल नहीं होगा, यानी कि अगर हस्बैंड वो अमाउंट पे नहीं करता है, वो फेल हो जाता है वो अमाउंट पे करने में, तो क्या उसकी वाइफ सूट फाइल कर सकती है अपने हस्बैंड पर? नहीं कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप नहीं था। ये आपका एक ICAI का केस स्टडी जहाँ पर आंसर ये दिया हुआ था कि अगर इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप नहीं है और ये चारों पॉइंट्स हैं तो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंटेंशन देखी जानी है। तो वहाँ पर ये एग्जाम्पशन लिया हुआ था कि वहाँ पर इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप नहीं थी। तो ये चारों पॉइंट्स के अलावा हमारा इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप भी होना चाहिए। देखते हैं अगला पॉइंट, कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, यानी कि पास्ट में कोई सर्विसेज दी गई थी वॉलंटरीली, यानी कि बिना रिक्वेस्ट के, अपनी इच्छा से एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पास्ट में सर्विसेज दी थी, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट जिस पर्सन को सर्विसेज दी गई थी वो पर्सन कॉम्पनसेट करना चाहता है उस पर्सन को जिसने सर्विसेज दी थी, और उसके लिए वो एक अग्रीमेंट कर रहा है कि तूने मुझे वो सर्विसेज दी थी, अभी मैं तुझे कॉम्पनसेट करने का प्रॉमिस करता हूँ या फिर अग्रीमेंट कर रहा हूँ, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, भले ही उसमें कंसीडरेशन नहीं है। अब आप पूछेंगे कंसीडरेशन कैसे नहीं है? पहले वो सर्विसेज दी तो गई थी, नहीं दी गई थी, सर्विसेज दी गई थी लेकिन कंसीडरेशन नहीं था। वो कंसीडरेशन एट प्रेजेंट दिया जाता है, ठीक है। पास्ट में वो जो कंसीडरेशन था वो कंसीडरेशन नहीं है, ठीक है। वो चीज़ तो हो गई, वो भी बिना रिक्वेस्ट की हुई थी वो तो, ठीक है। उसने अपनी मर्जी से आपको कोई सर्विस दी और आप उसे अभी कॉम्पनसेट कर रहे हो उस सर्विस के लिए,
तो अगर आप ऐसा करने का प्रॉमिस कर रहे हो, अग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो एक वैलिड अग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन मूविंग फ्रॉम दैट पर्सन टू यू एट प्रेजेंट। इसमें कंडीशंस क्या है वो पढ़ो पहले, और फिर एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। If promise is made for compensation of past voluntary services, it is a binding contract and following conditions must be fulfilled। कौन कौन सी conditions fulfill होनी चाहिए? पहला, the services should have been rendered voluntarily। सर्विसेज बिना सामने वाले की रिक्वेस्ट के वॉल्यूंटरीली रेंडर की जानी चाहिए। दूसरा, सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिसर। सर्विसेज जो हैं वो प्रॉमिसर को ही दी जानी चाहिए, यानी कि जो पर्सन अभी कॉम्पनसेट करने का प्रॉमिस कर रहा है उसी पर्सन को सर्विसेज दी गई होनी चाहिए। अगर कोई और पर्सन कॉम्पनसेट कर रहा है, किसी और पर्सन को सर्विसेज दी गई थी, तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ये जो अमाउंट है या जो कंसीडरेशन है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? प्रॉमिसर के द्वारा। और सर्विसेज भी किसको दी गई होनी चाहिए? प्रॉमिसर को। तीसरा, प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस ऑफ द टाइम व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड, यानी कि जिस समय पर सर्विसेज दी जा रही थी उस समय पर प्रॉमिसर जो वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ये क्या होता है आगे समझेंगे। उसके अलावा प्रॉमिसर मस्ट बी इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट द प्रॉमिसी। प्रॉमिसर जो है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए प्रॉमिसी को कॉम्पनसेट करने की। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हमारी जो स्वीटी है वो जा रही थी एक सुनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी लेकर, और एज यूजुअल स्वीटू जो है उसे फॉलो कर रहा था, उसका ध्यान रख रहा था कि स्वीटी सेफ तो है। तो स्वीटी जो है जब जा रही थी अपनी गाड़ी पर, स्वीटी की गाड़ी जो है खराब हो गई। अभी स्वीटू से देखा नहीं गया और उसने बिना स्वीटी की रिक्वेस्ट के उसकी गाड़ी को ठीक करना शुरू किया। अभी स्वीटी सोच रही थी यार ठीक है अभी काम पड़ रहा है तो इससे मदद ले लेते हैं, इसको करने दो और फिर मैं बाद में इसको पैसे इसके मुंह पे मार के फेंकूंगी। क्यों आ रहा है ये पीछे पीछे, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। तो यहाँ पर स्वीटू ने बिना स्वीटी की रिक्वेस्ट के क्या किया? स्वीटी की गाड़ी को ठीक किया। क्या यहाँ पर स्वीटी जो है आगे चलकर स्वीटू को कॉम्पनसेशन दे सकती है? मान लो स्वीटी ने 1000 रुपये देने का इसको प्रॉमिस किया, उसके बाद वो घर आ गई। 2 दिन बाद स्वीटी ने प्रॉमिस किया कि 1000 रुपये मैं तुझे देने का प्रॉमिस कर रही हूँ, अग्रीमेंट कर रही हूँ, तूने वो जो मेरी गाड़ी ठीक की थी उसके लिए मैं तुझे 1000 रुपये दे रही हूँ। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? यहाँ पर विदाउट रिक्वेस्ट हुआ है। सर्विसेज किसको दी गई है? प्रॉमिसर को, स्वीटी को दी गई है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड। क्या स्वीटी एग्जिस्टेंस में थी? बिल्कुल थी। उसके अलावा प्रॉमिसर की इंटेंशन होनी चाहिए प्रॉमिसी को कॉम्पनसेट करने की। क्या ये इंटेंशन थी? बिल्कुल थी। तो ये जो अग्रीमेंट है, ये जो 1000 रुपये पे करने का अग्रीमेंट है, पूरी तरीके से वैलिड है और एनफोर्सिबल है। अभी मान लो कि स्वीटी की जगह स्वीटी के जो पापा हैं वो बोलते कि तू मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ और मैं तुझे 1000 रुपये दे रहा हूँ, मुँह पे मार रहा हूँ, तूने वो जो गाड़ी ठीक की थी उसके पैसे ले और निकल यहाँ से। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि सर्विसेज यहाँ पर स्वीटी को दी गई है, स्वीटी के बाऊजी को नहीं। तो बाऊजी जो है वो स्वीटू को कॉम्पनसेट अगर करने का प्रॉमिस करते हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन स्वीटी खुद प्रॉमिसर खुद अगर कॉम्पनसेट करने का प्रॉमिस कर रहा है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहली बात, सर्विसेज जो है वो वॉल्यूंटरीली दी गई होनी चाहिए विदाउट रिक्वेस्ट। दूसरा, सर्विसेज जो है प्रॉमिसर को दी जानी चाहिए, कोई और पर्सन को नहीं। तीसरा, प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड। प्रॉमिसर जो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। अभी कितनी अजीब सी बात बोली, अगर स्वीटी को सर्विसेज दी गई थी तो वो एग्जिस्टेंस में तो होगी ना, वो एग्जिस्टेंस में कैसे नहीं होगी? तो ये पर्टिकुलर बात, ये पर्टिकुलर कंडीशन लाई गई है कंपनीज के लिए। किसके लिए? कंपनीज के लिए। आपने पढ़ा होगा, आपके अगर 11th 12th में कॉमर्स स्ट्रीम था तो, कि
किसी भी कंपनी को बनाने में एक टाइम लगता है, एक प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज होता है और उसके बाद में कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है। तो अगर किसी पर्सन ने सर्विसेज दी है कंपनी को, उससे पहले कि कंपनी बन गई, उससे पहले कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले ही उसको सर्विसेज दी हैं वॉलंटरीली, तो क्या कंपनी उस समय एग्जिस्टेंस में थी? नहीं थी। तो क्या अगर उसे कंपनी आगे चलकर जब कंपनी फॉर्म हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है, अब इस पर्सन को कॉम्पनसेट करने का प्रॉमिस करती है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। वापस रिपीट करती हूँ, मान लो एक कंपनी है जो कि अपने इनकॉर्पोरेशन स्टेज में अभी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, और किसी पर्सन ने, सीए ने या फिर किसी भी पर्सन ने कंपनी को वॉलंटरीली सर्विसेज दी, अपने आप खुद कोई काम किया है कंपनी को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल प्रमोटर्स जैसे करते हैं, ठीक है। तो वो सब सर्विसेज दी गई हैं किसको? कंपनी को। अब कंपनी रजिस्टर हो गई, रजिस्टर होने के बाद में अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है उस पर्सन को कॉम्पनसेट करने का, तो क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? वो नहीं है, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी जब वो सर्विसेज दी जा रही थी। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ उन कंपनीज के लिए, नॉर्मल पर्सनस पर, इंडिविजुअल्स पर ये चीज़ लागू नहीं होगी, अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि लोग तो एग्जिस्टेंस में होंगे ही जब उन्हें सर्विसेज दी जा रही थी। और फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रॉमिसर की इंटेंशन होनी चाहिए उस समय प्रॉमिसी को कॉम्पनसेट करने की। तो ये 4 कंडीशंस हमको याद रखनी है कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज में। कौन कौन सी? पहला, वॉलंटरी होना चाहिए। दूसरा, प्रॉमिसर को सर्विसेज दी जानी चाहिए। तीसरा, प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। चौथा, इंटेंशन होनी चाहिए प्रॉमिसी को कॉम्पनसेट करने की। तो ये वो हमारा 6th पॉइंट। 7th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है? हमने पढ़ा था। क्या होता है? सोचो, याद करो कि हमने टाइम बार डेट के बारे में कहाँ पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, और टाइम बार डेट होता क्या है। तो टाइम बार डेट का मतलब हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ रहे थे? अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट विच इज गुड इन सब्सटेंस बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, ठीक है। और उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था टाइम बार डेट का। टाइम बार डेट का मतलब हमने क्या पढ़ा था? ऐसी डेट जो कि जिसे ओवर ड्यू हुए 3 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? 3 साल। और उसे रिकवर करने के लिए लेंडर ने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए, तो वो डेट हो जाएगी आपकी टाइम बार डेट। यानी कि लॉ बोलता है कि अगर आपने 3 साल तक उसे रिकवर करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया तो फिर बैठे रहो, अब आप स्टेप ले भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 3 साल का समय जो होता है सफिशिएंट होता है, और उसमें आपको अपना डेट जो है वो रिकवर कर लेना चाहिए था, स्टेप ले लेना चाहिए था। आपने कुछ ज़रूरत ही नहीं समझी उस अमाउंट को रिकवर करने की, तो फिर अब आप कोई अमाउंट रिकवर नहीं कर पाओगे। तो अगर ए ने बी को अमाउंट दिया, कोई लोन, एज ए लोन 50,000 रुपये, जिसे बी को रीपे करना था कब? 1 जनवरी 2022 को, ठीक है। 1 जनवरी 2022 इसकी ड्यू डेट थी, और उसके बाद में 3 साल हो गए, ठीक है। 2025 आ गया और बी ने इसे रीपे नहीं किया, और ए ने भी कोई ज़रूरत नहीं समझी कि मैं बी से इस अमाउंट को रिकवर कर पाऊँ। तो यहाँ पर अगर ए ने इन 3 सालों में रिकवर नहीं किया तो इसके बाद में ए जाकर बी से अमाउंट नहीं मांग पाएगा। अगर ये चाहे तो कोर्ट में जाकर भी अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट बोलेगा कि भैया आप बैठ जाओ, क्योंकि आपके पास में 3 साल का टाइम था जब आप हमारे पास में आ सकते थे। क्योंकि आप उस टाइम में नहीं आए, अब आप नहीं आ पाओगे, अब हम आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो ये होता है टाइम बार डेट। जिस डेट को ओवरड्यू हुए कितने साल हो गए? 3 साल हो गए, और आपने उसे रिकवर करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर टाइम बार डेट को पे करने का कोई अग्रीमेंट किया जाता है तो फिर वो अग्रीमेंट वैलिड अग्रीमेंट माना जाएगा। अब कोई क्यों टाइम बार डेट को पे करने का प्रॉमिस करेगा? कर सकता है। कैसे कर सकता है? मान लो ये बी जो है
उसने ये 50,000 का लोन लिया था और ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम बार्ड 2025 आ गया। अब ए ने बी को कहा कि यार 50,000 रुपये दे, बी ने कहा जा नहीं दे रहा, ये तो हो गया टाइम बार्ड डेट, तो कोर्ट में जाकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसके थोड़े दिन बाद बी को फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ी और बी को कोई पर्सन पैसे देने वाला है नहीं, कोई भी पर्सन इसे लोन दे नहीं रहा है। बी गया ए के पास में और बोला यार प्लीज़ लोन देना। ए ने कहा कि चल जा, पहले के 50,000 रुपये तूने दिए नहीं और तुझे लोन चाहिए। बी ने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, राइटिंग में लिख कर दे रहा हूँ, साइन करके दे रहा हूँ कि ये जो 50,000 रुपये मैंने तुझसे लिए थे ये तुझे मैं वापस दे दूँगा, प्लीज़ मुझे अभी 2 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है, मुझे ये 2 लाख रुपए दे दे, ये भी मैं रीपे कर दूँगा और 50,000 को मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुमको पे कर दूँगा। अब यहाँ पर ये जो प्रॉमिस किया जा रहा है बी के द्वारा कि मैं 50,000 रुपये पे कर दूँगा, यहाँ पर क्या ए की तरफ से बी को कोई कंसीडरेशन मिल रहा है? बी 50,000 रुपये दे रहा है, ये तो ऐसी डेट है ना जो कि टाइम बार्ड है, तो यहाँ पर बी की तरफ से तो एक कंसीडरेशन मूव कर रहा है, लेकिन ए की तरफ से क्या जा रहा है? ए की तरफ से कुछ भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट विच इज रिटर्न एंड साइंड विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट if written and signed commitment for payment of time barred debt made by promisor or agent then consideration is not essential for validity। यानी कि अगर आप टाइम बार डेट को पे ऑफ करने का प्रॉमिस कर रहे हो, वो प्रॉमिस राइटिंग में है, साइन है, तो फिर ये जो प्रॉमिस है वो एनफोर्सिबल हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर बी ने ए को ये प्रॉमिस लिख कर दिया, साइन करके दिया, ठीक है, अब मान लो वापस से 50,000 को पे नहीं कर पाए, तो फिर ए जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है, ए जो है इस अमाउंट को रिकवर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बी बोल रहा है कि मैं 50,000 रुपये दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए की तरफ से भले ही कोई कंसीडरेशन मूव नहीं किया है, फिर भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, भले यहाँ पर कंसीडरेशन कोई भी नहीं है। तो अगर टाइम बार डेट को पे ऑफ करने का प्रॉमिस किया जाता है, रिटर्न है और साइंड है, तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो हमने यहाँ पर 7 पॉइंट्स पढ़े जहाँ पर भले ही कंसीडरेशन नहीं हो फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कौन कौन से हमने पॉइंट्स पढ़े? पहला पॉइंट हमने पढ़ा कंप्लीटेड गिफ्ट, गिफ्ट के केस में कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा चैरिटी, चैरिटी के केस में भी कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं है। तीसरा हमने पढ़ा बेलमेंट, बेलमेंट के केस में क्या होता है, आप अपना कोई गुड्स क्या कर रहे हो, दूसरे पर्सन को डिलीवर कर रहे हो किसी पर्पस के लिए, और वो पर्पस जब अकम्प्लिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वो गुड्स या तो रिटर्न कर दिए जाएंगे या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे किसकी डायरेक्शन पर, जिस पर्सन ने डिलीवर किए हैं गुड्स उसकी डायरेक्शन पर। फोर्थ हमने पढ़ा एजेंसी, एजेंसी बनाने के लिए प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन को क्रिएट करने के लिए कोई भी कंसीडरेशन रिक्वायर नहीं है। उसके अलावा नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, दूसरा नियर रिलेशन होना चाहिए, तीसरा रिटर्न होना चाहिए अग्रीमेंट, और चौथा साइन होना चाहिए। और एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स पढ़े थे, जितने भी हमने 11 एलिमेंट्स पढ़े थे, वो सारे हर एक कॉन्ट्रैक्ट में होने ही चाहिए कंसीडरेशन को छोड़कर। कंसीडरेशन अगर नहीं है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाएंगे। 6th हमने पढ़ा कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, यानी कि पास्ट में कोई सर्विसेज दी गई है। यहाँ पर हमने 4 कंडीशंस पढ़ी। पहला, सर्विस जो है वो वॉलंटरीली होनी चाहिए। दूसरा, प्रॉमिसर को सर्विसेज दी जानी चाहिए। तीसरा, प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। और चौथा, प्रॉमिसर की इंटेंशन होनी चाहिए प्रॉमिसी को कॉम्पनसेट करने की। उसके बाद में हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, यानी कि अगर टाइम बार डेट को अगर आप रीपे करने का अग्रीमेंट कर रहे हो जो कि साइन है एंड रिटर्न है, ठीक है, ऑफकोर्स अगर साइन होगा तो रिटर्न तो होगा ही, तो रिटर्न एंड साइन है, तो फिर वो एक वैलिड अग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा टॉपिक नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस।